आइए दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं सेक्शन 23 में। इससे पहले हम लोग सेक्शन 22 और 27 डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं कि सेक्शन 23 क्या बताता है। ये बहुत अहम सेक्शन है आपके लिए। इसी के सहायता से यही सेक्शन हमें सिखाता है कि एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें 3 स्टेप देखना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 बताता है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो हायर है उसे ले लीजिए। अब इन दोनों के हायर को लेने के बाद स्टेप 2 में जो उसके हायर है वैल्यू ऑफ स्टेप 1 और दूसरा स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, दोनों में जो लोअर होता है, ये जो सिग्नल है वो आपके लोअर का है, तो जो दोनों लोअर होगा उसको लेंगे और उसके बाद थर्ड स्टेज में आएंगे। तो ये जो दोनों में जो लोअर होगा ना, इसे हम लोग बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे स्टेप 3 में वैल्यू एज पर स्टेप टू और एक्चुअल रेंट दोनों में जो हायर होगा उसे हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। ये कौन बताता है? क्लॉज बी। तो जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया था दोनों स्टेप को कंपेयर करके, उसे क्लॉज ए बताता है। और जो स्टेप 3 हम लोग किए हैं वो किस क्लॉज की बेस पे? क्लॉज बी। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकल के आता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो थर्ड स्टेज में निकलता है। ठीक है दोस्तों। उसके आगे बात करते हैं कि वैकेंट ऑफ हाउस क्या होता है। ठीक है दोस्तों। वैकेंट ऑफ हाउस का मतलब है, ये हमें क्लॉज सी बताता है। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 का क्लॉज सी हमें ये बताता है कि अगर कोई हाउस आपने प्रीवियस ईयर में रेंट पे लगाया था, लेकिन उसी वर्ष अगर उसमें वैकेंट हो गया हो, कोई छोड़ के चला गया हो आपका टेनेंट, ठीक है, तो उस वैकेंसी को घटाकर ही हम लोग क्या निकालेंगे? जो हमारा एक्चुअल वैल्यू जो रिसीव होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ये बात बताता है वैकेंसी को घटाना पड़ता है जो भी एक्चुअल वैकेंट हुआ हो तब। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बोल रहा है वेयर द प्रॉपर्टी और, देखेंगे, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब बोला या तो पूरे प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या कुछ दिनों के लिए इज लेट, मतलब लगाया गया, एंड वाज वैकेंट, लगाया गया था हिस्सा लेकिन अब क्या हो गया? वैकेंट हो गया ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। बस वही बात है, बोला कि पहले तो आपने इसे रेंट पे लगाया रखा था लेकिन अब वैकेंट हो चुका है। तो अगर वैकेंट हो चुका है कुछ दिन के लिए या पूरे वर्ष के लिए, एंड ओइंग टू सच वैकेंसी द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय द ऑनर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, मतलब बोला कि जो रिसीव होना चाहिए था एक्चुअल में उसके अलावा दूसरा अमाउंट रिसीव होता है, मतलब कम अमाउंट रिसीव होता है वैकेंसी के कारण, इज़ लेस दैन द सम रेफर्ड टू क्लॉज ए। हम तुरंत बताया था कि क्लॉज ए में आप क्या कैलकुलेट करते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होगा उससे आपका एक्चुअल अमाउंट कम आएगा। ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ पे लिखा गया। इसका मतलब क्या है? दैट इज़ इफ़ एक्चुअल रेंट इज़ लोअर दैन द RER का मतलब क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ओनली ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है। तो वैकेंसी के कारण अगर आपका जो एक्चुअल रेंट है वो कम है RER से, तो आप ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका वही हो जाएगा जो वैकेंट करने के बाद, मतलब माइनस करने के बाद, एक जो एक्चुअल रेंट होना चाहिए उसमें से वैकेंट अमाउंट माइनस कर लेंगे तो वो आपका अमाउंट होगा। इसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। बोला इफ़ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज़ 3,50,000, ओके। बोला एंड एक्चुअल रेंट चार्ज ₹30,000 पर मंथ। तो 3,50,000 रुपये रीजनेबल रेंट था, जिसमें से 30,000 रुपये पर मंथ आपका क्या है? आप रेंट लेते हो। तो 30,000 पर मंथ मीन्स एक साल का कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 3,60,000। तो आप ऐसे सोचो, 3,60,000 आप तो अच्छा ही कर रहे थे कि जितना RER था उससे ज़्यादा आप एक्चुअल रेंट दे रहे थे, तो ये टैक्स लेने में गवर्नमेंट को नुकसान नहीं था। लेकिन फिर भी बोला एंड देयर वाज वैकेंसी ऑफ 2 मंथ, अब 2 महीना खाली रह गया मकान। तो बताओ 2 महीने कितना हो गया? 60,000 रुपये। तो अब एक्चुअल अमाउंट कितने आएंगे? 3 लाख। ठीक है। तो 3 लाख जो एक्चुअल अमाउंट होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, ना कि 3,50,000। क्योंकि ये कारण क्या था? तो वैकेंसी के कारण यहाँ पे रेंट
कम मिला था। थोड़ा सा एक बात और रेफर करते हैं आप। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, जो हम लोग रेंट जो लेते हैं वो रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है या रिसीवेबल भी हो सकता है, क्योंकि रेंट ये जो कंप्यूट करते हैं हम लोग टैक्सेबल रेंट, वो हम लोग कंप्यूट करते हैं ड्यू और रिसीव्ड बेसिस पे, जो अर्लियर होता है, पहले होता है उसको। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ड्यू हो गया मतलब वो आपका टैक्सेबल इनकम हो गया। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी अथॉरिटी को हम टैक्स पेड करते हैं अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जो म्यूनसिपल टैक्स बोला जाता है, लोकल टैक्स बोल सकते हैं आप उसको, तो जो टैक्स पेड किया जाता है उसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटाने पर, जो जीएबी आप अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जो लोकल टैक्स या म्यूनसिपल टैक्स है उसको अगर आप माइनस कर लेते हैं तो हमें नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप यहाँ देख सकते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू का अमाउंट लेंगे, उसमें से क्या घटा लेंगे, म्यूनसिपल या लोकल टैक्स पेड बाय ओनर, तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब देखेंगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द टैक्सेस लेव्ड बाय द लोकल अथॉरिटी in respect of the property, okay, shall be deducted in determining the annual value of the property of that previous year in which such tax are actually paid by him। हाँ, यहाँ खास बात ये है कि जो टैक्स है ना वो ऑनर के द्वारा पेड होना चाहिए, और दूसरा कि वास्तव में पेड होना चाहिए, ड्यू वाला को लेस नहीं करेंगे। तो एक दो बात याद रखेंगे, पेड बाय ऑनर और दूसरा पेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात था हमारे सेक्शन 23(1) का। अब थोड़ा आगे आते हैं, एक वर्ड है अनरियलाइज रेंट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते फिर अगले वीडियो में।